आज हम लोग जो है ऊष्मागतिकी का जो अध्ययन कर रहे हैं हम लोग, जिसमें कि हम लोगों ने इंथैल्पी वगैरह के बारे में अभी तक पूरा पढ़ाई कर लिया इंथैल्पी से संबंधित। आज हम लोग एक नया कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे जिसको स्पॉन्टेनिटी या स्वतः प्रवर्तिता कहते हैं। और इससे जुड़ी एक भौतिक राशि है जिसका नाम है, जो ऊष्मागतिकी में एक है तुमको एंट्रोपी और दूसरा है गिब्स ऊर्जा। इन सबों की चर्चा इस लेक्चर में करेंगे और स्वतः प्रवर्तिता से यह सब जो क्वांटिटी है किस प्रकार जुड़े हुए हैं और कुछ एनसीईआरटी के उदाहरण है, इन सबों की भी चर्चा इस लेक्चर में हम लोग करेंगे। इसके बाद हम लोग ऊष्मागतिकी के जो भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चन को ट्रैक कर सकते हो एक्सरसाइज से भी, एनसीईआरटी बुक के या किसी और भी बुक से। कभी भी राइस टुडे ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क कभी भी हमारे मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप पे कर सकते हो। तो इसके साथ ही इस लेक्चर को हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। तो स्वतः प्रवर्तिता का मतलब क्या है? कोई प्रक्रिया, वो भौतिक प्रक्रम हो या रासायनिक प्रक्रम हो, अगर प्रकृति में स्वतंत्र रूप से बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के स्वयं अगर हो सके तो क्या कहलाएगी? वह प्रक्रिया स्वतः प्रवर्तित प्रक्रिया कहलाएगी और यह घटना स्वतः प्रवर्तिता कहलाएगी। अब बाहरी हस्तक्षेप के बिना मतलब कोई सी बाहर से उसको कोई प्रकृति में अपना एक उसका ताप है, जैसे कि यहाँ पे बर्फ रखते हैं तो बर्फ अभी जो है तुमको ताप जो है तुमको रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस माना जाता है लगभग, तो बर्फ को तो 0 डिग्री पर ही पिघलेगा तो बर्फ ऑटोमेटिक पिघल जाएगा। तो जाहिर कि इसको कोई बाहर जो प्रकृति के जो मौजूद है सही, वह क्या कर लेंगे, इसको स्वतः प्रवर्तित हो जाएगा। इस तरह के प्रक्रम। दूसरा, अगर तुमको एक पानी का ग्लास ले लें, उसमें एक बूंद स्याही उसमें डाल दें, वह देखोगे स्याही जो है हर जगह बिखर जाएगा। तो यह भी एक प्रक्रिया है जो स्वतः हो। ऐसा नहीं है कि उसको किसी ने कहा, मतलब कि हम फोर्स करेंगे नहीं तुमको बिखरना है, पानी का हर बूंद को अलग अलग जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यह प्रकृति में ऐसा है कि वह स्वयं हो जाएगा। तो इस तरह की घटनाओं को ऊष्मागतिकी के आधार पर कैसे हम लोग विश्लेषण करेंगे? क्या उसमें एंथैल्पी परिवर्तन उसके लिए जिम्मेदार है या और भी कुछ घटनाएं हैं? इन सबों को मिला करके हम लोग पढ़ेंगे। पहले स्वतः प्रवर्तिता का मतलब समझ में आ गया होगा। तो ऐसा प्रक्रम जो प्रकृति में बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के संपन्न होती है स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम कहलाती है। तथा यह घटना स्वतः प्रवर्तिता कहलाती है। यह घटना स्वतः प्रवर्तिता। उदाहरण ले लेते हैं कुछ। कमरे के ताप पर बर्फ का पिघलना, पिघलना एक हो गया। दूसरा, स्याही की एक बूंद का पानी में मिल जाना, स्याही की एक बूंद का पानी में पूर्णतः विसरित होना। दो गैस का आपस में विसरण इत्यादि। जैसे दो गैस एक इधर बर्तन में गैस रहती है, एक दूसरा बर्तन, जैसे बर्तन खोलेंगे एक गैस उधर जाएगा, कोई गैस इधर आएगा, मतलब एक दूसरे से मिक्सअप हो जाएगा। ऐसी प्रक्रियाएं क्या हो गई? स्वतः प्रवर्तित हो गई। ऐसे और भी उदाहरण लिए जा सकते हैं। तो इसका क्या स्वतः प्रवर्तित प्रक्रिया का क्या एंथैल्पी से कोई संबंध है?
तो कुछ प्रक्रियाएं जैसे देखते हैं हम लोग, जिसका कि जो कि प्रकृति से में अगर उष्मा ग्रहण करने, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं कि प्रकृति से कोई अगर उष्मा ग्रहण कर ले, तो प्रकृति में तो उष्मा है, तो वह प्रकृति से उष्मा अगर ग्रहण कर लेता हो तो वह प्रक्रिया स्वतः हो जाएगी। तो इसका मतलब यह होगा कि प्रकृति से इस तरह का जो प्रक्रिया है, या तुमको जो कि स्वतः, जैसे कि अगर चाय, गर्म चाय यहाँ पर रख दे तो वह क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। तो प्रकृति में वो उष्मा छोड़ रहा है। तो कुछ प्रक्रियाएं ऐसी है जो कि उष्मा का शोषण भी कर रही है, कुछ प्रक्रिया है जो कि उष्मा उसमें निकल भी रहा है। तो जाहिर है कि किसी में इंथैल्पी जैसे अगर गर्म चाय का ठंडा हो रहा है कप में, तो जाहिर है कि उसकी इंथैल्पी कम हो रही है। लेकिन बर्फ जब पिघल रहा है तो उसकी इंथैल्पी, बर्फ से पानी, बर्फ पिघल रहा तो पानी बन रहा है, तो पानी की इंथैल्पी बर्फ से अधिक होगी। तो जाहिर है कि एक परिवर्तन में या देखें जैसे स्याही का मिक्सअप होना, तो स्याही का मिक्सअप होने में क्या है, इंथैल्पी का कोई परिवर्तन लगभग नहीं के बराबर है। तो देखो जैसे कि तीनों यहाँ पर तीनों तरह की घटनाएं लगभग एक उदाहरण में दिख रही है। इंथैल्पी से इसका कोई कभी देखें, जैसे बर्फ का पानी में बनना, इसमें इंथैल्पी क्या है, पानी की इंथैल्पी ज्यादा है, बर्फ से उष्मा लेके बनता है, तो इंथैल्पी परिवर्तन धनात्मक हो रहा है, उष्मा शोषी है। चाय का कप अगर हमने रख दिया गर्म चीज, तो वह ठंडा हो जाएगा स्वतः, तो इसमें उष्मा क्या रहा, बाहर निकल रहा है, तो इसलिए इसकी इंथैल्पी कम हो रहा है, अर्थात इंथैल्पी परिवर्तन क्या धनात्मक है। और जैसे कि गैस एक दूसरे में मिक्स हो रहा है, एक गैस को इधर रखे दूसरा गैस, इसमें कोई उष्मा का बहुत ज्यादा आदान प्रदान नहीं हो रहा है। चाहे स्याही का जो बूंद है वह पानी में पूरा सब जगह विस्तृत होकर सब जगह मिल रहा है, इसमें भी कोई बहुत ज्यादा उष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा। तो जितनी भी प्रक्रियाएं देख रहे हैं, तो एक चीज हम लोग को जो निष्कर्ष निकल रहा है कि इंथैल्पी परिवर्तन से इस प्रक्रिया स्वतः परिवर्तन को हम लोग क्या कर सकते हैं, इंथैल्पी परिवर्तन से इसकी पहचान से नहीं की जा सकती है। तो इसको निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं, इंथैल्पी परिवर्तन, इंथैल्पी परिवर्तन से स्वतः परिवर्तिता को पूर्णतः परिभाषित नहीं किया जा सकता है, चूंकि कुछ स्वतः परिवर्तित प्रक्रिया में उष्मा का अवशोषण, उत्सर्जन या परिवर्तन नहीं के बराबर होता है। तो ये जो तुमको सभी तरह की जो है उदाहरण तुमको उपलब्ध है। इंथैल्पी परिवर्तन है, जैसे बोले इंथैल्पी परिवर्तन धनात्मक, जैसे कि बर्फ का पिघलना, बर्फ का पानी बनना, ये स्वतः प्रक्रम है, इसका डेल्टा एक्स पॉजिटिव है, डेल्टा एक्स ग्रेटर देन 0 है। चाय का ठंडा, इसका डेल्टा एक्स ऋणात्मक है, इसमें मतलब कि ठंडा हो गया, घट गया। गैस का, दो गैस का मिश्रण, इसका डेल्टा एक्स लगभग 0 के बराबर होगा, बहुत कम उष्मा इसमें होगी। तो ये तीनों तरह के उदाहरण है। इसका मतलब इसमें स्वतः परिवर्तिता से हम लोग कह सकते हैं कि इसका डायरेक्ट लिंक नहीं है। तो अब हम लोग आते हैं स्वतः परिवर्तिता को कैसे परिभाषित करेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक दूसरा कुछ इसमें देखते हैं, कुछ एक अलग दृष्टिकोण से इसको देखने का कोशिश करते हैं, और उसी से जुड़ा हुआ एक भौतिक राशि हम लोग परिभाषित करेंगे, दैट इज एंट्रोपी, और उसके आधार पर देखेंगे क्या स्वतः परिवर्तिता कैसे परिभाषित होती है। उसके लिए एक टर्म आता है बिखरावपन, रेंडमनेस। रेंडमनेस मतलब होता है कि तुमको जब कोई चीज है, जैसे कि बिखरावपन को कैसे समझें, जैसे कि स्याही का एक बूंद है, तो वो देखो अभी अरेंज्ड है, मतलब एक जगह है स्याही का, लेकिन जब पानी में हर जगह मिल जाएगा वह, तो देखते उसका बिखरावपन बढ़ रहा है। इसका मतलब हुआ कि यह जो स्वतः परिवर्तित भी है, और इसमें देखते बिखरावपन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। दूसरा प्रक्रिया देखिए, गैस, जैसे कि एक गैस अपना एक बर्तन में है, दूसरा गैस दूसरे बर्तन में है,
जब उन दोनों को मिक्स कर रहे हैं, जब दोनों को मिलाते हैं, तो देखते हैं कि उसका भी बिखरावपन बढ़ रहा है। तो इन सब उदाहरण से क्या यह बात का निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बिखरावपन का जो प्रक्रिया की स्वतः प्रवर्तित होती है, अपने आप होती है, क्या उसमें बिखरावपन बढ़ता है और क्या यह हर जगह ऑब्जर्व हो रहा है? तो बिखरावपन क्या हुआ, तुमको रेंडमनेस को बिखरावपन हुआ, जबकि क्या कहते हैं किसी चीज का बिखरना, जैसे एक चीज है उसको गर्म करने के बाद 3 चीज में टूट गया, तो उसका बिखरावपन क्या हुआ, बढ़ गया। जैसे CaCO3 है, एक ठोस है, उसको गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, गैस तो बहुत जगह लेगा, इधर उधर बिखरेगा, तो यह तुमको क्या हो जाएगा, इस प्रक्रिया में बिखरावपन बढ़ रहा है। तो बिखरावपन जब बढ़ रहा है तो इसका मतलब हो गया कि तुमको यह प्रक्रिया क्या है, यह तुमको प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में भी बिखरावपन बढ़ रहा है। तो कुछ प्रक्रियाएं जैसे है तुमको जिसमें कि बिखरावपन, तो इस बिखरावपन को मेजर करने के लिए एक भौतिक राशि परिभाषित किया गया है जिसको हम इंट्रोपी कहते हैं। इंट्रोपी एक ऐसी भौतिक राशि है जो कि एक अवस्था फलन है, जो कि अवस्था फलन है और जिसका कि मान जो है, जो कि किसी निकाय के जो है इंट्रोपी मतलब बिखरावपन को मापती है। तो हम लोग एक नया भौतिक राशि निकालते हैं, डिफाइन करते हैं एंट्रोपी। इंथैल्पी से जाता है स्वतः प्रवृत्तता, हम लोग को परिभाषित नहीं हो सका, लेकिन एक हम लोग भौतिक राशि एंट्रोपी एक अवस्था फलन है, एक अवस्था फलन है जो किसी निकाय के बिखरावपन को मापती है, किसी निकाय का एंट्रोपी, एंट्रोपी S उसके इंथैल्पी H में निकाय के ताप T ब्रैकेट में केल्विन स्केल में भाग देने से प्राप्त होता है। तो S बराबर हो जाता है तुमको H बटे T, S बराबर H बटे T, S हो गया तुमको इंट्रोपी और H हो गया इंथैल्पी, T हो गया, S हो गया इंट्रोपी और H जाहिर है कि हम H का तो पढ़ते ही जाए हैं, एंथैल्पी हो गया, एंथैल्पी और T हो गया ताप केल्विन। तो ये एक अवस्था फलन हम लोग डिफाइन किए। एंट्रोपी एक अवस्था फलन जो कि तुमको H पर इंथैल्पी और टेम्परेचर पर निर्भर करेगा। इंथैल्पी भी जाहिर है कि एक अवस्था फलन है और S जो एंट्रोपी है यह भी अवस्था फलन है। तो इसका जो इंट्रोपी परिवर्तन जो होगा, एंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा S बराबर क्या हो जाएगा तुमको, डेल्टा H बाई टी, डेल्टा H हो गया एंथैल्पी परिवर्तन और ताप, अगर ताप निश्चित हो, ताप नियत रहना चाहिए, नियत ताप, तो ये इंट्रोपी परिवर्तन हो गया। या तुमको डेल्टा H बराबर T डेल्टा S, और ये इंट्रोपी परिवर्तन हुआ।
तो एंट्रोपी जो है किसी का अगर बिखरावपन अगर किसी प्रक्रिया में बढ़ता है तो उसका एंट्रोपी परिवर्तन धनात्मक होगा। किसी प्रक्रिया में अगर बिखरावपन बढ़ता है तो उसका एंट्रोपी परिवर्तन धनात्मक होता है, और अगर बिखरावपन कम होता है तो उसका एंट्रोपी परिवर्तन ऋणात्मक माना जाएगा। तो यह बिखरावपन को मापता है, यह भौतिक राशि है जो बिखरावपन को क्या करता है, रेंडमनेस को मेजर करता है। तो इसका अब पहले एंट्रोपी पढ़ लेने के बाद इसके बाद देखते हैं एंट्रोपी का, अभी थोड़ा सा एक आधा और लिख लेते हैं। ये बिखरावपन से का क्या है, उसके बाद इससे स्वतः परिवर्तिता को लिंक करने का कोशिश करेंगे कि स्वतः परिवर्तिता का इससे क्या लिंक है। तो पहला हम लोगों ने भी देखा इंट्रोपी का, इंट्रोपी एस क्या होगा, h/t। तो जिस प्रक्रिया में बिखरावपन, जिसको रेंडमनेस कहते हैं इंग्लिश में, रेंडमनेस बढ़ता है, उसका एंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 धनात्मक। यदि प्रक्रिया के बाद बिखरावपन घटता है तो एंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा एस लेस देन 0। तो एक उदाहरण है, तुमको उसको पहले ले लेते हैं। उदाहरण तुमको देखो बुक में दिया हुआ है, तुमको कितना नंबर उदाहरण है, 9 नंबर। तो 9 नंबर उदाहरण से भी देखते हैं किसमें एंट्रोपी पर क्वेश्चन पढ़ो। बताइए कि निम्नलिखित में से किसमें एंट्रोपी बढ़ती है घटती है। एंट्रोपी घटती है या बढ़ती है, तो देखते हैं जिसमें कि बिखरावपन बढ़ेगा उसमें एंट्रोपी बढ़ेगा, जो कि 9 नंबर उदाहरण है। उसमें यह पूछा जा रहा है किसमें एंट्रोपी प्रतिक्रिया के बाद घटती है या बढ़ती है। कुछ प्रतिक्रियाएं दी हुई 4, उसमें से चारों में हमको बताना है कि किसमें एंट्रोपी बढ़ता है या घटता है। तो एंट्रोपी का बढ़ना या घटना ये तुमको इस प्रतिक्रिया में हम लोग सुनिश्चित करेंगे, एंट्रोपी का बढ़ना या घटना। तो प्रतिक्रिया के आधार पर पता चलेगा, जैसे कि बताया, जैसे कि तुमको अभी बताया, जो कि कुछ प्रक्रियाएं हैं जिसमें कि बिखरावपन बढ़ रहा है। जैसे कि बताए तुमको गैस का मिक्स होना, किसी पानी में क्या करना, स्याही के बूंद का विसरित होना, इस सब में बिखरावपन बढ़ता है। चाहे कोई चीज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ दिए तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा, बिखरावपन बढ़ा, इसका मतलब एंट्रोपी बढ़ गया। तो इसी तरह से देखते हैं, उदाहरण से समझेंगे कि क्या होगा। 4 एनसीईआरटी उदाहरण 9 नंबर। इसमें हम पहला नंबर क्या है, किसमें बढ़ती है घटती है, पहला नंबर ना क्या है, प्रतिक्रिया बोलो। एक द्रव का ठोस अवस्था में परिवर्तन होता है। एक द्रव है, द्रव से क्या बन गया, तुमको ठोस बन गया, द्रव से ठोस बन गया, क्रिस्टल बन गया। तो द्रव का जनरली आयतन क्या होता है, द्रव तुमको ज्यादा बिखराव करना था, सब जगह बिखरा रहता है, अणु का बल, अणु एक दूसरे से ज्यादा दूर रहता है। और ठोस में क्या रहता है, अणु एक दूसरे के करीब रहता है। ज्यादा बिखरावपन हुआ तो मतलब इसमें ये करीब आ जाता है, अणु करीब आ जाएगा, करीब, इसमें अणु दूर रहेगा। तो इसका मतलब बिखरावपन क्या हो रहा है, तुमको घट रहा है। ठोस से द्रव बनेगा, बिखरावपन घट रहा है, एंट्रोपी घटता है। एंट्रोपी क्या हो गया, इसका उत्तर घटता। पहले ज्यादा बिखराव है, बाद में घट गया, इसका मतलब इसका एंट्रोपी ठोस से द्रव बनने में, द्रव से ठोस बनने में एंट्रोपी घट गया। ये पहला हो गया। दूसरा, एक क्रिस्टलीय ठोस का ताप 0 केल्विन से 115 केल्विन तक, ताप, ठोस का ताप 0 केल्विन से 115 केल्विन होता है। तो देखो ताप जब गर्म करेंगे तो उसके अणु जो है क्या होते हैं, ठोस के जो अणु है वो ज्यादा इधर उधर घूमेंगे। तो गर्म करने पर अणु का बिखरावपन
बिखरावपन बढ़ता है, अर्थात अतः एंट्रोपी बढ़ती है, अतः एंट्रोपी बढ़ती है, एंट्रोपी इसका क्या हो गया, बढ़ती है। दूसरा का आंसर हो गया। तीसरा 2NaHCO3 प्रतिक्रिया दिया हुआ है, NaHCO3 में क्या सॉलिड लिखा है, लिखा है S, इससे बन गया Na2CO3, ये भी सॉलिड, प्लस H2O प्लस CO2 भी है, लिक्विड गैस हो गया, प्लस H2O में लिक्विड गैस, ये भी गैस। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखें यहाँ पर ये एक ठोस है, इसमें दो दो गैस इसका प्रोडक्ट में बना हुआ है, ये ठोस भी है, तो जाहिर है कि बिखरावपन तो ऑटोमेटिक है, एक चीज टूट के तीन चीज बना, बिखरावपन तो ऑटोमेटिक दिखाई बढ़ रहा है, तो बिखरावपन बढ़ रहा है, इसका मतलब इसका एंट्रोपी क्या होगा, तुमको एंट्रोपी बढ़ता है, एंट्रोपी बढ़ता है मतलब एंट्रोपी परिवर्तन धनात्मक, एंट्रोपी परिवर्तन पॉजिटिव हो गया, माने बाद में ज्यादा है पहले कम है, धनात्मक हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन है H2 से 2H, H2 गैस है, इससे 2H गैस बन गया, तो एक अणु था जो कि दो परमाणु में टूट गया था, जाहिर है कि एंट्रोपी क्या होगा, एंट्रोपी बढ़ता है, एंट्रोपी क्या होगा, इसमें भी बढ़ता है। ये तुमको ये चारों जो उदाहरण है इसमें क्या होगा, एंट्रोपी क्या मतलब कि पहले ठोस द्रव से ठोस बना तो घटा, लेकिन किसी ठोस को गर्म करेंगे या द्रव को करेंगे, जब भी गर्म किया अणु का जो है इधर उधर ज्यादा फैलेगा, ज्यादा भागेगा, तो उसका एंट्रोपी बढ़ जाएगा, एंट्रोपी परिवर्तन धनात्मक होगा। और पहला में एंट्रोपी परिवर्तन क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ये चारों उदाहरण में एंट्रोपी परिवर्तन तुमको समझ में आ गया होगा कि बिखरावपन जहां तक बढ़ा तो उससे एंट्रोपी परिवर्तन धनात्मक हो जाएगा उसका, और पहला में एंट्रोपी परिवर्तन ऋणात्मक था। ये तुमको उदाहरण हो गया। अब इसका देखते हैं, इसका स्वतः परावर्तिता से क्या लेना देना है। तो एंट्रोपी परिवर्तन और स्वतः परावर्तिता में क्या संबंध है, तो बहुत सा उदाहरण हम लोग जो देख रहे हैं, जैसे कि तुमको, जैसे हमने देखा कि तुमको कोई गैस है, दो गैस है जो एक दूसरे से अलग है, जब उसका एक साथ करेंगे तो वो एक दूसरे में क्या हो जाएगा, मिश्रित हो जाता है, मिश्रित होने के बाद एक दूसरे से, तो उस अवस्था में क्या हो जाएगा इसका, ये जो तुमको प्रक्रिया होगी इसमें मिश्रित होने में, यह क्या हो जाएगा तुमको, यह स्वतः परिवर्तित होता है। तो किसी भी चीज का एंट्रोपी परिवर्तन, लेकिन जैसे देखा जाए तुमको बर्फ बना, ठोस से द्रव बन रहा है, ठोस जैसे तुमको है पानी है, ठोस जैसे बर्फ है पिघल रहा है, तो उसमें भी क्या हो रहा है, थोड़ा बर्फ जब से पानी बनेगा तो उसमें भी एंट्रोपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पानी का बूंद जैसे है, तुमको स्याही का बूंद है पानी में मिश्रित हो रहा है, देख रहे हैं तो आपका बिखरावपन क्या हो रहा है, उसमें भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो इस जितना भी मैंने उदाहरण बताया इस सब में एक चीज देख रहे हैं कि एंट्रोपी परिवर्तन अगर धनात्मक है तो वह प्रक्रिया अपने आप प्रकृति में हो रही है। इस बात को फिर से देखो, एंट्रोपी परिवर्तन तुमको जैसे कुछ मैं उदाहरण बताता हूं जिसमें तुमको दिखेगा, जैसे कि अभी तो तुमको प्रक्रियाएं थी, जैसे ठोस से द्रव बनना, एंट्रोपी एवं स्वतः प्रवर्तिता, एंट्रोपी एवं स्वतः प्रवर्तिता, स्पॉन्टेनिटी। तो एंट्रोपी परिवर्तन अगर तुमको इसका ये है, लेकिन कुछ उदाहरण जैसे मैंने अभी कुछ उदाहरण बताया जिसको कि लिख नहीं रहे हैं और उतना लिखेंगे भी नहीं, तो कुछ उदाहरण को जैसे सबको समझो। जैसे मैंने कहा कि अभी जैसे कि ठोस मतलब कि तुमको दो गैस है, एक गैस इधर है तुमको ए और एक गैस इधर है तुमको बी, इन दोनों को यहाँ पे कॉर्क को खोल दिया, यहाँ पे पहले स्टॉप कॉर्क लगा हुआ है, इसको खोल दिया, तो ए बी दोनों आपस में क्या कुछ इधर जाएंगे कुछ इधर जाएंगे, एक दूसरे में मिक्सअप कर जाएंगे, तो ये तुमको इसमें बिखरावपन बढ़ा, ये क्या है, इसमें डेल्टा एस पॉजिटिव होता है तो ये स्वतः भी होगा। स्याही जैसे तुमको स्याही का बूंद है यहाँ पानी में डाल दिया स्याही को, तो ये क्या हो जाएगा तुमको अपने आप सब जगह मिक्स हो जाएगा, तो ये भी क्या स्वतः परिवर्तित है। देखो तो बिखरावपन भी बढ़ रहा है, स्वतः परिवर्तित हुए बिखरावपन भी बढ़ रहा है। ठोस से बर्फ से पानी बना, बर्फ से क्या बन गया, पानी बन गया, ठोस से द्रव बन गया जैसे, तो इसमें भी बिखरावपन बढ़ा। देखो ये तुमको क्या हुआ, बर्फ से पानी बन गया, ये भी स्वतः परिवर्तित हो गया। लेकिन क्या सभी में ऐसा हो रहा है, ये दो तीन मैंने उदाहरण दिया तो इसमें दिख रहा है कि बिखरावपन बढ़ रहा है अर्थात एंट्रोपी परिवर्तन धनात्मक है, तो यह स्वतः परिवर्तित भी है। लेकिन तो यहाँ पर इन सब उदाहरणों में क्या देख रहा है, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0, ये तीन उदाहरण में, और स्वतः प्रवर्तित भी है, स्वतः प्रवर्तित भी है।
ये स्वतः प्रवर्तित हुई है। क्या सब जगह ऐसा हो रहा है? एंट्रोपी परिवर्तन धनात्मक, लेकिन इसके कुछ ऋणात्मक, इसके उल्टे उदाहरण भी मिलेंगे, इसको तुम अपना जो है नोट कर सकते हो इसको। और इसका जैसे कि है तुमको, जैसे कि चाय का कप ठंडा, इसमें देखते हैं चाय का कप का ठंडा, कप का ठंडा, चाय का ठंडा, चाय का ठंडा होना क्या होगा? कप में रखा हुआ चाय है ठंडा हो गया, इसमें क्या हो रहा है? इसमें देखिए इसका अणु का पहले तो ज्यादा होगा, चाय का कप का ध्यान दें तो उसका पहले गर्म था तो उसका अणु ज्यादा इधर उधर बिखर रहा था, और बाद में क्या होगा? इसका एंट्रोपी परिवर्तन कम हो गया, इसका कप का एंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा एस लेस देन 0 घट गया, पहले अणु ज्यादा हो रहा था। लेकिन तो इसका मतलब यह होगा कि सिर्फ निकाय को देखने से नहीं पता चलेगा, लेकिन ये जो ऊष्मा निकला, जैसे चाय का कप है, यहाँ पर चाय का कप में अगर तुमको दूध रखा हुआ, इससे तो ऊष्मा बाहर निकल रहा है, ऊष्मा बाहर निकल रहा है, ऊष्मा जो बाहर निकलती है तो पूरा वातावरण में भी एंट्रोपी के बिखरावपन ला रहा होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि जैसे इसमें देख रहे हैं कि ये निकाय में जो सिर्फ एंट्रोपी परिवर्तन को अगर हम लोग देखते हैं तो वो तो ऋणात्मक हो रहा है, लेकिन पूरे अगर प्रक्रिया में देखें, जैसे कि जो ऊष्मा निकल के गया, यहाँ से निकल के गया कप से ऊष्मा बाहर निकला, बिखरा पूरा वातावरण में, परिवेश में, तो वह तो काफी ज्यादा उसका एंट्रोपी परिवर्तन हुआ, जो कप से जो भी निकला पानी का कण, वह तो पूरे वातावरण में फैल गया, तो उसका एंट्रोपी बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो कोई भी प्रक्रियाएं क्या होगी, तुमको स्वतः परिवर्तित होती है अगर उसका जो है तुमको उस पूरे निकाय का तुमको जो है अगर हम लोग पूरा निकाय और परिवेश का अगर एंट्रोपी परिवर्तन क्या हो, अगर धनात्मक हो, तो इसका निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं हम लोग, सिर्फ निकाय का देखने से काम नहीं चलेगा, बल्कि निकाय और परिवेश दोनों का अगर ऊष्मा एंट्रोपी परिवर्तन अगर धनात्मक होता है तो वह प्रक्रिया स्वतः प्रवर्तित होती है। यही निष्कर्ष है, इसको मैं लिख रहा हूं। ये जो कंक्लूजन है स्वतः प्रवर्तिता का, वह कुछ निष्कर्ष इस तरह से आया कि अगर तुमको कोई प्रक्रिया जो है तुमको स्वतः परिवर्तित होगी जब उसका निकाय एवं परिवेश दोनों का जो तुमको है एंट्रोपी परिवर्तन का योग अगर धनात्मक होता है तो वह स्वतः परिवर्तित होगी। तो लिख लेते हैं, कोई प्रक्रिया स्वतः प्रवर्तित होती है, स्वतः प्रवर्तित होती है जब निकाय एवं परिवेश, निकाय एवं परिवेश के एंट्रोपी परिवर्तन का योग, एंट्रोपी परिवर्तन का योग, एंट्रोपी परिवर्तन का योग धनात्मक हो, एंट्रोपी परिवर्तन का योग धनात्मक हो। एंट्रोपी परिवर्तन का योग अगर धनात्मक होगा तो वह क्या होगा, वह प्रक्रिया क्या होगा, तुमको स्पॉन्टेनियस होगा। जैसे निष्कर्ष के रूप में अगर लिखें, डेल्टा एस निकाय जिसको सिस्टम कहते हैं प्लस डेल्टा एस परिवेश ग्रेटर देन 0, तो यह स्वतः प्रवर्तित, स्वतः प्रवर्तित। तो अभी तक जो डिस्कशन हम लोग का था स्वतः प्रवर्तिता का, तो उसके लिए एक रूल आ गया कि अगर बिखरावपन का योग एंट्रोपी परिवर्तन जो हो गया, तुमको निकाय और परिवेश दोनों का एंट्रोपी परिवर्तन का जोड़ अगर 0 से बड़ा हो अर्थात धनात्मक हो, तो वह प्रक्रिया कभी भी क्या होगी, वह प्रक्रिया स्वतः परिवर्तन, स्वतः अपने आप प्रकृति में होगी। ये तुमको एक रूल के रूप में हो गया। जैसे उदाहरण है तुमको इसके बाद 10वां, उसको अगर हम लोग यहाँ शामिल करें तो उसमें भी यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ो 10वां। देखिए ऑक्सीकरण 4Fe सॉलिड प्लस 3O2 गैस से बना 2Fe2O3 सॉलिड, एंट्रोपी परिवर्तन -549.4 किलोजूल प्रति। लिख लेते हैं हमको पहले इसको। तो पहले है तुमको क्वेश्चन नंबर 10 है सर, ये उदाहरण है क्वेश्चन नंबर 10 का देख लेते हैं। और इसका जो क्वेश्चन देखो उदाहरण एनसीईआरटी से ले लेते हैं। और एक प्रतिक्रिया दिया हुआ है Fe का ऑक्सीकरण का, लोहा का ऑक्सीकरण का।
तो यह तुमको इसका स्वतः प्रवर्तिता है या नहीं है, इसको देखते हैं स्वतः होगा या नहीं। उसके बाद प्रतिक्रिया का क्या दिया हुआ है, एनसीईआरटी की उदाहरण 10 नंबर ना। क्या है 4Fe 4Fe सॉलिड प्लस 3O2 गैस, इससे बन गया O3 सॉलिड बन गया। इसका डेल्टा S दिया हुआ है कि डेल्टा H, डेल्टा S का मान बोला, डेल्टा H कितना बोल, डेल्टा R डेल्टा H नॉट हाँ माइनस 1648 गुना 10 पावर 3 जीरो अधिक 1648 किलो जूल, 1648 किलो जूल प्रति मोल, किलो जूल प्रति मोल है। और इसका डेल्टा S भी दिया हुआ है तुम्हारे पास है, हाँ डेल्टा S तो निकालना है क्या थी, तो क्या पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। एंट्रोपी परिवर्तन माइनस 549.4 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल है। तो माइनस 200 कितना होगा, माइनस 549.4 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल है। हाँ 298 केल्विन ताप पर इस अभिक्रिया में एंट्रोपी परिवर्तन ऋणात्मक होने के उपरांत भी अभिक्रिया स्वतः परिवर्तित क्यों है? देखो हाँ स्वतः परिवर्तित क्यों है, जैसे कह रहा है कि यहाँ पर डेल्टा S तुमको जो है ऋणात्मक है, इसका डेल्टा S क्या है यहाँ पर ऋणात्मक है, लेकिन यह स्पॉन्टेनियस क्यों है, यह स्वतः है। तो ये देखो अभी जो हम लोगों ने रूल बनाया है कि इसके रूल ऐसा नहीं डेल्टा S निकाय का ऋणात्मक हो, जैसे कि हमने चाय के कप का देखा था, चाय का कप जो मैंने चाय में पानी कप में जो चाय रखा हुआ है वह ठंडा हो रहा है, तो उसका एंट्रोपी तो उसका तो एंथैल्पी क्या है, कम हो रहा है, या उसका बिखरापन भी घट रहा है, एंट्रोपी भी घट रहा है। लेकिन इसका देखने का मतलब ये हुआ कि लेकिन उसका परिवेश का कहीं बढ़ रहा होगा, तो परिवेश में अगर इसका एंट्रोपी परिवर्तन, इसका डेल्टा H ऋणात्मक है, देखो डेल्टा H निकाल प्लस डेल्टा H परिवेश बराबर 0 होता है। तो डेल्टा H परिवेश का कितना होगा, इसका कितना वैल्यू दिया हुआ, माइनस वहां पर दिया हुआ वैल्यू 1648 हाँ माइनस 1648 गुना 10 पावर 3 गुना 10 पावर 3 ये जूल प्लस डेल्टा H परिवेश बराबर 0। तो डेल्टा H परिवेश जो हो गया ये कितना होगा, 1648 गुना 10 पावर 3 जूल, यही हो गया। इसका परिवेश का देखो पॉजिटिव हो गया, अगर यहां से उष्मा निकला तो ये परिवेश हो गया, तो डेल्टा S परिवेश का निकालते हैं, पहले डेल्टा S परिवेश का निकालते हैं बराबर डेल्टा H परिवेश बटे T कितना था, शायद 25 है ना, 1648 गुना 10 पावर 3 जूल प्रति मोल बटे 298 कितना हो जाएगा, भाग देते इसका 5530 जूल प्रति मोल प्रति केल्विन, ये हो गया डेल्टा S परिवेश का। अब डेल्टा S सिस्टम प्लस डेल्टा S सराउंड जोड़ते हैं, डेल्टा S निकाय प्लस डेल्टा S परिवेश का, निकाय का पूरा माइनस कितना था, 500 कुछ था, कितना था 549.4, अभी कितना निकला डेल्टा S परिवेश 5530 जूल प्रति मोल प्रति केल्विन, जूल प्रति मोल प्रति केल्विन। इसका जोड़ के आ गया कितना 4900 कुछ 780.6 जूल प्रति मोल प्रति केल्विन, ये तो ज्यादा पॉजिटिव आ गया। तो डेल्टा जो है S अगर टोटल जो देखें तो डेल्टा S टोटल क्या है, पॉजिटिव, अतः यह क्या होगा, प्रक्रिया स्वतः परिवर्तित होगा। सिर्फ हम निकाय के डेल्टा S से हम जज नहीं कर सकते हैं कि वो पॉजिटिव होगा, स्वतः परिवर्तित होगा या नहीं। तो इसमें हमने देखा पूरा प्रक्रिया का डेल्टा S जो टोटल आ रहा है, डेल्टा S टोटल क्या आ गया, तो कुल जो हो गया ग्रेटर देन 0, अतः क्या हो गया इसका निष्कर्ष, यह स्वतः परिवर्तित होगा, स्पॉन्टेनियस ये प्रक्रिया होगी। तो क्या करना था इसमें,
पहले देखो डेल्टा एच में जैसे जो ऊष्मा यहां से डेल्टा जो निकाय का ऊष्मा निकलेगा वो परिवेश में जाएगा, यह बात होता है। कुल ऊष्मा तो कभी भी संरक्षित रहेगी। तो जितना कि परिवेश का जो कि निकाय का ऊष्मा और परिवेश का ऊष्मा मिलकर जीरो होगा, क्योंकि जो निकाय से ऊष्मा निकलेगा वह कहां जाएगा, परिवेश में जाएगा, क्लियर है। तो उसका माइनस तो उसका प्लस में आ गया वैल्यू, और उसे हमने परिवेश का डेल्टा एस निकाल लिया। तो यह तुमको क्या निकल गया, डेल्टा एस दोनों का फिर जोड़ दिए, तो अगर इससे स्वतः प्रवर्तित हमको पता चल गया, यह स्वतः प्रवर्तित यह प्रक्रिया है। अब है इसके बाद तुमको, लेकिन यहां पर जो हम लोगों ने अभी एक रूल बनाया स्वतः प्रवर्तिता के लिए, स्पॉन्टेनियस के लिए, कि कोई भी प्रक्रिया स्वतः प्रवर्तित तभी होता है जब उसका जो इंट्रोपी परिवर्तन या बिखरावपन जो है पूरा अगर निकाले निकाय का और परिवेश का जोड़ करें, तो उसका बिखरावपन अगर धनात्मक आ रहा तो वह प्रक्रिया क्या होगी, स्वतः प्रवर्तित होगी। लेकिन यह एक बड़ा ही टेढ़ा काम लग रहा है, अगर पूरा परिवेश का जहां तक जा करके बिखरावपन को मापना, यह तो बड़ा मुश्किल काम होगा कभी भी। तो जो इंट्रोपी पर जो हमने रूल बनाया है, जो कि स्पॉन्टेनियस के लिए, यह थोड़ा जटिल लग रहा है। यह प्रक्रिया, यह रूल अगर कोई ऐसा भौतिक राशि होता किसी निकाय में, जो कि किसी निकाय में रह करके ही हमको बता देता कि यह तुमको प्रक्रिया स्वतः प्रवर्तित है या नहीं, तो वो हमारे लिए ज्यादा लाभदायक होगा। फिर से इस बात को रिपीट कर देते हैं, जैसे हमने अभी बनाया कि एक नियम कि स्वतः कौन सी प्रक्रिया स्वतः प्रवर्तित होगी, अपने आप होगी प्रकृति में। उसके लिए हमने नियम देखा कि उसका अगर निकाय का इंट्रोपी परिवर्तन और पूरा जो है तुमको परिवेश का इंट्रोपी परिवर्तन का कुल योग अगर धनात्मक होता है तो वह इंट्रोपी जो तुमको क्या होगा, वह स्वतः प्रवर्तित होगा। तो इसमें यह है कि परिवेश का इंट्रोपी परिवर्तन को पूरा कैलकुलेट करना, यह तो जाहिर है कि बहुत डिफिकल्ट काम होगा। तो इसके लिए अगर ऐसा कोई भौतिक राशि होता जो कि हमको निकाय में रह करके ही क्या कर देता, अगर हमें स्वतः प्रवर्तिता बता देता, तो वह ज्यादा हमारे लिए उपयोगी होगा। इस तरह की एक भौतिक राशि है जिसका कि नाम है गिब्स ऊर्जा। इसको हम लोग कहते हैं स्वतंत्र ऊर्जा, गिब्स ऊर्जा, गिब्स स्वतंत्र ऊर्जा, इसको कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। तो कोई प्रक्रिया गिब्स ऊर्जा जो है किसी प्रक्रम के लिए किसी निकाय की गिब्स ऊर्जा G बराबर H माइनस TS, यह भी अवस्था फलन है। गिब्स ऊर्जा यह भी क्या हो गया, एक अवस्था फलन हो गया। ये अवस्था फलन हो गया, तो किस पर निर्भर करता है। H मतलब क्या हो गया, H से हम लोग परिचित ही हैं। H हो गया तुमको एंथैल्पी, H है एंथैल्पी, T तो हो गया ताप केल्विन में, ताप केल्विन मात्रक में, केल्विन में, और S हो गया एंट्रोपी। ये दोनों से मिलकर बना हुआ है। ये जो हमने एक भौतिक राशि अभी परिभाषित किया है, यह तुमको एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों से मिलकर बनी हुई भौतिक राशि है। गिब्स ऊर्जा ऊष्मागतिकी अवस्था फलन है जो एंथैल्पी एवं इंट्रोपी दोनों पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। और गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन जहां पे है, तो डेल्टा जी बराबर हो गया T माइनस H माइनस TS। गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा जी बराबर डेल्टा H माइनस T डेल S, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, नियत ताप। ये नियत ताप।
अब जहां तक कि इसको देखते हैं, और डेल्टा जी जो होगा तुम्हारा डेल एच माइनस टी डेल एस, और हम लोगों ने स्वतः परिवर्तिता के लिए अब उससे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्वतः परिवर्तिता के लिए, स्वतः परिवर्तिता से इसको रिलेट करते हैं। स्वतः परिवर्तिता के लिए तुमको डेल्टा एस निकाय प्लस डेल्टा एस परिवेश ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अब देखो डेल्टा एस निकाय को ही डेल्टा एस निकाय लिखिए, और इसको लिखते हैं प्लस डेल्टा एच परिवेश बटे टी ग्रेटर देन जीरो। टी से गुणा कर, टी तो हमेशा धनात्मक होता है, टी से गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो डेल्टा एच ये हो गया, टी से गुणा हो गया टी डेल्टा एस, ये निकाय हो गया, ये हो गया माइनस डेल्टा एच निकाय। अभी डेल्टा एच देखो यहां पे माइनस लगा दिए, ग्रेटर देन जीरो, टी से टी धनात्मक है, यहां पर क्या है डेल्टा एच दोनों का जोड़ जो होता है जीरो होता है, जितना कि परिवेश का जो ऊष्मा होगा वह इसके ऊष्मा के जस्ट उल्टा होगा। मतलब कि अगर ये डेल्टा एच परिवेश जो होगा, डेल्टा एच जो है निकाय के जस्ट निगेटिव के बराबर होगा। तो डेल्टा एच निकाय का हो गया ये, तो इसमें ऋणात्मक अगर कॉमन ले लें, ऋणात्मक अगर से ऋणात्मक से दोनों तरफ गुणा कर दो, डेल्टा एच निकाय माइनस टी डेल्टा एस निकाय, इसमें लेस देन जीरो हो गया, धनात्मक था। और ये देखो तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम इसी को हम डेल्टा जी कर रहे हैं, डेल्टा जी लेस देन जीरो। तो स्वतः परिवर्तिता के लिए एंथैल्पी जो गिब्स ऊर्जा परिवर्तन क्या होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए। तो यहाँ पे निष्कर्ष यही हो गया, जो स्वतः परिवर्तिता के लिए, स्वतः परिवर्तिता के लिए गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा जी लेस देन जीरो, इसके लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा जी लेस शून्य से कम होना चाहिए। तो यह तुमको प्रक्रिया क्या रहेगी, तुमको स्वतः परिवर्तित रहेगी। तो इसमें क्या किया, जैसे इसको प्रूव करने क्या किया, डेल्टा एच मतलब निकाय और प्लस डेल्टा एच परिवेश बराबर जीरो, तो डेल्टा एच परिवेश का मान माइनस डेल्टा एच निकाय के बराबर होगा, और बाद में माइनस से दोनों तरफ गुणा कर, माइनस से गुणा करने का चिन्ह बदल जाता है, गणित में सीखा होगा। तो जैसे धनात्मक है तो वो ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक माइनस से चिन्ह, इसलिए डेल्टा जी क्या होगा, ऋणात्मक। तो किसी भी स्वतः परिवर्तित होने के लिए डेल्टा एस जी और डेल्टा एस अगर इसका मतलब निष्कर्ष क्या है, डेल्टा जी अगर लेस देन जीरो है तो वह स्वतः परिवर्तित होगा, डेल्टा जी अगर ग्रेटर देन जीरो हो गया नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब ये स्वतः परिवर्तित नहीं होगा, और डेल्टा जी बराबर जीरो तो इस जो है साम्यावस्था में रहेगा। तो साम्यावस्था जो कि अगला अध्याय भी आ रहा है, और इसी से जुड़ा हुआ है साम्यावस्था से भी तुमको जो अगला जो टॉपिक है हम लोग का जो कि तुमको दिया हुआ है, वह तुमको गिब्स ऊर्जा जो होती है, तुमको गिब्स ऊर्जा एक स्वतंत्र ऊर्जा है जो कि किसी प्रक्रिया के में जो है तुमको गिब्स ऊर्जा जो होती है एक स्वतंत्र कार्य के बराबर जितना कि वह निकाय संपन्न कर सकता है। किसी प्रक्रिया में जो गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन होता है वह उपयोगी कार्य के बराबर होता है जितना कि वह निकाय उस प्रक्रिया के में कर सकता है। जैसे हम लोग चीनी खाते हैं तो उसमें जो गिब्स ऊर्जा में जितना परिवर्तन होगा उतना ही उस डेल्टा जी में जो परिवर्तन होगा उतना ही उपयोगी कार्य हम लोग करते हैं। यह उपयोगी कार्य के भी बराबर होता है। और कोई प्रक्रिया जो है साम्यावस्था का मतलब होता है, तो निष्कर्ष के रूप में अगर यहां पर एक बार फिर से लिख दें इसको, तो डेल्टा जी लेस देन जीरो, गिब्स ऊर्जा लेस देन जीरो, तो यह स्वतः प्रवर्तित होता है। स्वतः प्रवर्तित या कोई भी प्रक्रिया में कभी जब भी कभी डिस्कशन होगा किसी प्रतिक्रिया के होने या नहीं होने का, तो उसको डेल्टा जी पर ही डिफाइन किया जाता है। ध्यान रखोगे, कभी भी तुमको क्लास 12 में भी जाओगे प्रतिक्रिया होगी नहीं होगी, इसकी जब चर्चा होगी तो डेल्टा जी पर ही चर्चा होगी। डेल्टा जी लेस देन जीरो, तो ये क्या होगा, स्वतः प्रवर्तित, ये स्पॉन्टेनियस जो कहते हैं अंग्रेजी में स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो, यह प्रक्रिया नहीं होगी, मतलब ये नॉन स्पॉन्टेनियस, ये नहीं हो सकता, स्वतः नहीं होगा, स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा जी बराबर जीरो, ये साम्यावस्था में आता है। साम्यावस्था का मतलब दोनों प्रक्रिया बिल्कुल रुकी रहेगी, जो दोनों तरफ से होने वाली प्रक्रिया का वेग समान रहेगा, ये साम्यावस्था। ये तीन निष्कर्ष है। और जहां तक है साम्यावस्था का अर्थ और गिब्स ऊर्जा एवं तुमको साम्यावस्था, इसके जुड़ा हुआ है तुमको
और ताप बदलने पर भी इसका मान क्या होता है, गिब्स ऊर्जा का मान ताप बदलने पर बढ़ता है और इसका जो है प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है, प्रतिक्रिया का साम्यावस्था पर भी, साम्यावस्था स्थिरांक पर भी निर्भर करता है। जाहिर है कि इसकी जो इससे जुड़ा हुआ जो टॉपिक है तुमको साम्यावस्था का, इसमें तो समझ में ऐसे टॉपिक तो किताब में दिया हुआ है, लेकिन इसकी चर्चा हम लोग अगले अध्याय में साम्यावस्था का पढ़ाई करेंगे तो हम उसी के साथ इसको शामिल करेंगे। इसलिए जो गिब्स ऊर्जा से जुड़ा हुआ जो टॉपिक है साम्यावस्था से, उसको साम्यावस्था का चूंकि अभी इसमें समझ में नहीं आता कि इसमें लॉग के वगैरह जो आ गया है उसका क्या मान है, इसके जो 3 उदाहरण दिए हुए भी हैं उदाहरण उसमें किताब में, तो उसको हम लोग उसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट अध्याय जो कि हमारा है उसी के बीच में उसको शामिल करेंगे। तो इस अध्याय में तुम्हारा था गिब्स ऊर्जा से जुड़ा हुआ जो टॉपिक था और उसका दोनों का जो संबंध है उसको हम लोग साम्यावस्था के अध्याय में जब साम्यावस्था पढ़ लेंगे उसमें चर्चा करेंगे। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।